प्रणाम पापा जी। धर्मयुग में आपने काफी लिखा है, तो धर्मयुग में आपकी इंदौर के रईसों पर 4 अंकों में लेखमाला आई थी, तो उस पर राजा महाराजाओं के किस्से थे। तो इंदौर के कौन कौन रईस हुए इतने? बेटे, उस समय ये 2 पत्रिका, ये धर्मयुग और ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये 2 पत्रिकाएं देश में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से आता था, जबकि धर्मयुग बंबई से। और भोपाल की मैंने एक लेखमाला धर्मयुग में लिखी थी, जो 2-2 पृष्ठों में 4 अंकों में प्रकाशित हुई थी। और उस लेखमाला को भारती जी ने और अन्य पाठकों ने काफी पसंद किया था। तो जब मैं इंदौर चला गया, तो वहां से फिर एक मुझे संदेश आया कि आप क्या इंदौर के बारे में भी ऐसी लेखमाला लिख सकते हैं, क्योंकि उन दिनों भारती जी ने एक मुहिम चलाई थी कि देश भर के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो जिसमें लोगों को लगा कि हाँ यार, हमारे इतिहास में ऐसा कुछ भी है। तो लखनऊ और बनारस और कहाँ के राज्यों की उन्होंने घटनाएं ली थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जोशी जी, आप एक लेखमाला इंदौर के लिए भी लिखिए। अब मैं इस तलाश में था कि मुझे ऐसे लोग मिले जो 90-95 वर्ष की उम्र के हों और जिन्होंने राजा के शासन को बहुत नजदीक से देखा है। तो मुझे इंदौर में ऐसे मिले लोग, लेकिन मुख्य रूप से आशा कुमार जी त्रिवेदी ने मुझे काफी जानकारियां दी। सही बात। शिवाजीराव बेंडे के घर पर जो ज्योतिषी आए थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था? शिवाजीराव बेंडे, मैंने कहा ना कि बेंडे यानी बहुत विचित्र प्राणी होता है। तो किसी ने कहा कि साहब एक बहुत बढ़िया ज्योतिषी आए हैं इंदौर में जो सबका भविष्य फल बता सकते हैं। बोले अच्छा, बता सकते हैं? तो बोले भेजना उनको हमारे यहाँ। तो उस दिन शिवाजीराव बेंडे एक झूले पर बैठे और नीचे सिढ़ाव था, सिढ़ाव के ठीक सामने वो झूले पर बैठे। वैसे भी एक ये प्रथा थी, राजाओं के दरबार में भी ये प्रथा थी कि जो आएगा व्यक्ति वो सामने सामने सीधा सीधा प्रणाम करता हुआ आएगा और जाएगा तो पीठ नहीं दिखाएगा, वो वैसे ही पीछे 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 जाकर के अपनी कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो शिवाजीराव बेंडे भी एक झूले पर बैठे थे और नीचे पूरा चढ़ाव था लंबा। उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, एक पटिया लेकर, पतला सा पटिया लेकर के खड़ा कर दिया और बोले जैसे ज्योतिषी आए तो पटिया जमाना पड़ाक से। जब दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फिर एक जमाना जोर से। तो जब ज्योतिषी आया, अच्छा नियम था कि आप पलट नहीं सकते, एक बार आप शुरू हो गए तो आपको सीधे सीधे चलना है। तो ज्योतिषी जैसे एक सीढ़ी चढ़ा तो उसने एक फट से पटिया की जमाया, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ा, फिर जमाया उसने। अब ऐसी 30-40 उसको बार बेचारे की पिटाई हो गई। अब ज्योतिषी बेचारे उनके पास पहुंचे तो शिवाजीराव ने कहा, कहिए आप सब कुछ जानते हैं, सार्वकालिक जानकारी आपको है, भविष्य वेदता है। बोले हाँ सामने। तो बोले आपको मालूम था कि आप जब मेरे दरबार में आएंगे तो आपकी ऐसी पिटाई होगी? बोले नहीं, उसकी कल्पना नहीं थे। बोले फिर आप कैसे भविष्य वेदता, आप कैसे ज्योतिषी? बोले आपको ये जानकारी भी नहीं थी तो आप मेरा भविष्य किसका, जब खुद का भविष्य आप नहीं जानते तो मेरा भविष्य आप क्या बताएंगे? ये भी एक शिवाजीराव बेंडे की घटना थी। यशवंतराव प्रथम ने अपने फोटोग्राफर से क्या कहा था? उन्होंने उनका कैसा फोटो खींचा था? एक यशवंतराव प्रथम थे, यशवंतराव होलकर प्रथम राजा थे। तो उनकी एक आंख गड़बड़ थी, मतलब वो काने थे। तो उन्होंने फोटोग्राफर को कहा कि मेरा एक चित्र राज्य में सब जगह लगाया जाए, किंतु उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरी वो आंख कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। तो फोटोग्राफर ने कहा जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। तो उसने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले आप तो राजा हैं, शिकार करने के शौकीन हैं, तो आप बंदूक हाथ में लीजिए और बंदूक का निशाना साधते हुए उस आंख को बंद रखिए
जो आंख ठीक है उसको खुली रखिए और निशाना साधते हुए मैं फोटो खींचता हूँ और वो फोटो आपके दरबार में सब जगह लगा दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को सुनकर फोटो खिंचवाया और फोटोग्राफर को बहुत सारा दान दिया और वो फोटो उन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय था कि जगह जगह उनका वो फोटो लगा कि यशवंतराव होलकर का सही चित्र ये। इसी प्रकार बेटे उनके परिवार में एक शिवाजीराव बेंडे हुआ करते थे। बेंडे का अर्थ ही होता है बड़ा विचित्र, अनूठा। तो शिवाजीराव बेंडे भी एक राजा हुए। उनमें बड़ी विचित्र स्थितियां उनके संग में होती थी। एक बार उन दिनों क्या होती थी, हर छोटी स्टेट में राजा लोग दशहरे के आसपास कुश्तियां आयोजित कराते थे और देश भर के पहलवानों को आमंत्रित करते थे। तो इंदौर में भी वो आयोजन हुआ, पहलवान आए। अब एक पहलवान ने, जो विजेता था, उसने घोषणा कर दी कि अब है किसी में हिम्मत जो मुझसे कुश्ती लड़ ले। उसने चारों तरफ घूम कर घोषणा कर दी। तो शिवाजीराव बेंडे उठ खड़े हुए, बोले मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब किस पहलवान की हिम्मत की राजा के सामने कुश्ती लड़े। उसने आके प्रणाम किया, महाराजा आपके साथ में मैं कैसे कुश्ती लड़ सकता हूँ, आप तो वैसे ही विजयी हैं, विजेता हैं। तो बोले अच्छा तो फिर ताकत का कहीं एक कंपटीशन हो जाए, एक प्रतियोगिता, तो कैसे की जाए। तो उन्होंने उस समय का जो एक चांदी का सिक्का था वो बुलवाया, बड़ा सिक्का, और कहा कि इस सिक्के को तुम एक हाथ से दबाओ और यदि तुम इसको चौड़ा कर सको, इसका आकार बदल सको, इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सको, तो हम तुमको जाने। तो उस पहलवान ने बहुत कोशिश की किंतु वो सिक्के का आकार नहीं बदल पाए। किंतु ऐसा कहा जाता है कि शिवाजीराव बेंडे ने उस सिक्के को दबाया और उसका आकार उन्होंने बदल दिया, वो चपटा हो गया और कुछ लंबा चौड़ा हो गया। तो इस प्रकार के शिवाजीराव बेंडे की घटनाएं थी। एक और इस किताब का दूसरा एडिशन आ रहा है। असल में मैंने एक काम ये किया कि जितनी मेरी रचनाएं प्रकाशित रही बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, उन सबको मैं पुस्तकाकार डालता गया। इसलिए मेरी 33 किताबें अभी तक हैं, 3 कविता संग्रह, 16 व्यंग संग्रह और 12 उपन्यास। और अभी भी मैं सुबह 1-8 घंटा तो काम करता ही हूँ, मेरा नियम है। और मुझे ऐसी ऐतिहासिक चीजों को समझने पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। शिवाजीराव बेंडे की एक और घटना है बेटे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये भी इस समय के राजाओं को, जो शासक हैं, उनको समझना चाहिए। एक बार क्या हुआ, वहां अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ गया तो शिवाजीराव ने समस्त व्यापारियों से कहा कि भाई आपका यहाँ पर अधिकतम सीमा जो है इतना होना चाहिए अनाज, 50 बोरा या 100 बोरा, एक एक क्या है 200 बोरा जो भी है। तो आप बताइए आपके यहाँ कितना बोरा अनाज है, चावल, दाल, गेहूं जो भी है। और सब व्यापारियों से सूची बनवा ली। सब व्यापारी लिखते हैं मेरे यहाँ 50 बोरा है, मेरे यहाँ 100 बोरा है, मेरे यहाँ 200 बोरा है। बोले ठीक है बहुत बढ़िया। वो सूची बना के मुनीम के पास में रख दी उन्होंने। और अगले दिन जब सबकी सूची आ गई तो उनने वहां के जो बेचारे गरीब लोग थे उनसे कहा कि जाओ मंडी में जाओ और सब व्यापारियों को लूट लो। तो जितने थे गरीब गुरबे, उन्होंने पूरे के पूरे मंडी के व्यापारियों का सब गेहूं, चावल, दाल सब लूट लिया। अब लूट लिया तो उन्होंने हल्ला मचाया, देखो साहब हम तो लूट गए हमारे। तो बोले क्या लूट गए तुम्हारे? बोले मुनीम जी लाओ, इनके पास कितना कितना स्टॉक था। उनका इनके पास 50 बोरे था। भाई 50 बोरे की कीमत इनको दे दो। इनके पास 80 बोरे थे, 80 बोरे की कीमत इनको दे दो। तो सब मुनीम, सभी व्यापारियों को उन्होंने उनकी कीमत दे दी। बोले आपको क्या नुकसान हुआ, आपके यहाँ जितना स्टॉक था उतना पैसा आपको मिल गया। तो ये भी एक शासन करने का तरीका उस समय हुआ करता था। और ये बड़ी महत्वपूर्ण शैली थी, आज के शासकों को भी ये अपनाना चाहिए। एक और घटना है उनके बेटे शिवाजीराव होलकर की। क्या हुआ, दिल्ली दरबार में उनको बुलाया गया। तो दिल्ली दरबार में जब बुलाया गया तो उनका कि रानी जो है, यहाँ की ब्रिटिश जो रानी है हमारी, वो हम लोगों का सिर झुकवाना चाहती है। तो जो दरवाजा था वो थोड़ा कम हाइट का था और शिवाजीराव बेंडे थोड़े ऊंचे थे। इस शैली में वो घुसे
कि उन्होंने अपना सिर नीचा नहीं किया। दरवाजा छोटा था, उन्होंने पहले अपने पांव आगे बढ़ाए, थोड़ी गर्दन को झुकाया नहीं, बोले मैं झुकाऊंगा नहीं। झुकाने का मतलब है इन लोगों के सामने सिर झुकाना जो मेरी इज्जत के विरुद्ध है, मेरा सम्मान इसमें। तो उन्होंने टेढ़े होकर के वो घुसे अंदर, लेकिन उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। ये भी एक घटना शिवाजी राव बेंडे के साथ में। एक और घटना बेटे, क्या हुआ जब विलीनीकरण हो रहा था, माने राज्यों को देश में मिलाया जा रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया होलकर राज्य में। तो अब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया तो बेचारे को कुछ वहां के तौर तरीके तो मालूम नहीं थे। अब जब दरबार लगता है तो वहां का तौर तरीका यह है कि जो राजा साहब आते हैं उनके सामने कोई हिल डुल नहीं सकता जरा सा भी। तो उन्होंने कहा कि भाई घोषणा हुई, बाद अदब बा मुलाजा होशियार, दौलत ही दौलत, और ये महाराज पधार रहे हैं। और जब तक महाराज पधारते नहीं थे सब लोग खड़े रहते थे, जब महाराज बैठ जाते थे तो सब लोग बैठते थे। अब बैठने के बाद में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को तौर तरीके मालूम थे, तो उन्होंने जरा पांव हिल गया दरबार के बीच में। तो जो उनका चौकीदार था उसने तुरंत आवाज लगाई, प्राइम मिनिस्टर साहब जरा तमीज से बैठिए। अब प्राइम मिनिस्टर हक्का बक्का कि ये क्या हुआ, तो वो समझ गए कि हाँ यार हक्का भैया कुछ एक डिसिप्लिन है। तो फिर वो शांत बैठे रहे, उन्होंने पूरे के पूरे समय में एक शब्द ना बोला और न ही उन्होंने अपना हाथ पांव हिलाया। एक और घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है वहां की, क्या थी, जावरा जो राज्य था उसमें एक नवाब थे। तो जो जावरा का राज्य था वो होलकर स्टेट के अंदर ही था, मतलब होलकर स्टेट शासन करते थे, इसमें उसका एक भाग था वो। लेकिन जावरा के नवाब ने अंग्रेजों से मिलकर अपने आप को अलग राज्य बनाने की कोशिश की। अभी भी होता है ना बेटे, हम अपना राज्य कर लें, पूरी दुनिया भर में यही चल रहा है, आक्रमण करो, दूसरे राज्य को अपने में मिलाओ, या हांगकांग को कर लो तो कोई राज्य टूट रहा है अपना राज्य अलग कर लो, इस प्रकार का उस समय भी वही प्रथा थी। तो उन्होंने कोशिश तो की किंतु कोशिश सफल नहीं हुई। किंतु ये बात पता चल गई होलकरों कि वो हम लोगों से अलग होना चाहते हैं। और नवाब जावरा जो है वो उनका एक कृत्य ठीक तो हुआ है कि जब दरबार लगा तो उनका जो चौकीदार होता था वो आवाज लगाता था कि खबरदार होशियार, नमक हराम, नवाब जावरा पधार रहे हैं। और वो नवाब जावरा आकर के बैठ जाते थे। ये कई बार हुआ, जैसे ही वो आते थे दरबार में कि नमक हराम जावरा नवाब पधार रहे हैं, तो फिर उनको होलकर को, राजा को ही पता लगा कि यार ये तो बड़ा अपमानित होता है व्यक्ति। तो उन्होंने एक दिन धीरे से बुलाया, बोले ऐसा है आप आते हो तो आप अपमानित होते हो, क्योंकि चौकीदार तो ये वाली बात बोलेगा कि नमक हराम नवाब आ रहे हैं, आपको जब सुविधा हो तो आप आइए और न अच्छा लगे तो आप मत आइए, लेकिन ये अपमानित होने से अच्छा है कि आप ना आए। उन्होंने खुद ही राय दी और उसके बाद में कहा जाता है कि नवाब जावरा कभी भी वहां नहीं आए। ये भी एक घटना है। तो इस प्रकार की बहुत सी विचित्र घटनाएं इंदौर में इन लोगों के बीच में होती रही हैं, होलकर परिवार में। सेठ हुकुमचंद का भी काफी सम्मान था इंदौर में। हाँ, इंदौर के रईसों में सेठ हुकुमचंद का सम्मान काफी था, इसमें कोई शक नहीं। उनकी भी कुछ घटनाएं बड़ी ऐसी हैं प्रेरक, विचित्र। उनको एक अधिकार था, असल में होता क्या था कि इंदौर के दरबार में क्या सारे दरबारों में कुर्सियां तय होती थी कि इस कुर्सी पर ये बैठेंगे, उस कुर्सी पर ये बैठेंगे, और जितने राजा या उनके सभासद होते थे वो अपनी निर्धारित कुर्सी पर ही बैठते थे। तो एक तो यह था कि सेठ हुकुमचंद को अपने पांव में सोने का एक मोटा कड़ा पहनने का अधिकार था। यह अधिकार किसी और सभासद को नहीं था, किंतु सेठ हुकुमचंद को था कि वो मोटा कड़ा सोने का पहन सकते थे। और वो
उस समय पक्की सड़क तो थी नहीं, टार रोड वो हुआ नहीं करते थे, मुरुम की सड़कें थी, लोग लालटेन लेके चला करते थे। तो उनके आगे आगे लालटेन लेकर एक नौकर चलता था और सेठ हुकुमचंद इतना इत्र लगा करके चलते थे कि दूर दूर तक उस महक से लोग पता कर लेते थे कि सेठ हुकुमचंद यहाँ से जा रहे हैं। सेठ हुकुमचंद के बारे में बेटे एक बहुत मशहूर किस्सा है कि चीन में अफीम बेचते थे सेठ हुकुमचंद। चीन को अफीमची बना दिया था सेठ हुकुमचंद। इधर मंदसौर और इधर अफीम की खेती होती है और पूरा का पूरा अफीम का जो बाजार था, अफीम का पूरा मार्केट सेठ हुकुमचंद ने कब्जा कर लिया था। तो पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला मचा कि ये इंदौर का जो सेठ है इसने पूरे चीन को अफीमची बना रखा है। तो चीन के लोगों ने तो विरोध किया ही सही, दुनिया भर के अन्य देशों के लोगों ने भी विरोध किया कि यार ये सेठ हुकुमचंद ने बोले सबको बर्बाद कर रखा है, अफीम देता है और ये सब अफीमची हो गए। तो अंततः वो रोक लगा दी गई। लेकिन उस रोक के समय में सेठ हुकुमचंद ने 1200 रुपए प्रति पेटी, कोई अब पेटी में क्या क्वांटिटी थी ये तो मुझे मालूम नहीं, किंतु पूरे देश भर से जहां जहां अफीम होती थी वहां से अफीम उसने खरीदा सेठ हुकुमचंद ने, और 1200 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से खरीद ली। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है। अरे जब अफीम को लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, अफीम को लोग देख नहीं रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और तो ये अफीम खरीदने पर तुला हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद में ये पाया गया है कि फिर उसके भाव बढ़ने शुरू हुए और 1200 की जगह पर एक पेटी 12,000 में बिकी। तो सेठ हुकुमचंद इस प्रकार से वो व्यापार को समझते थे कि कहाँ मुझे पैसा खर्च करना है और किस प्रकार से पैसे को लोगों से खींचना है, ये उनकी एक खास बात थी। और बड़े ठाठ से रहते थे वो। एक दिन उनकी थाली में अचार नहीं आया, ये बात है अक्टूबर नवंबर के समय की। उनकी थाली में कैरी का अचार नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि क्या आम का अचार समाप्त हो गया है? बोले हाँ साहब समाप्त हो गया है। अरे कल मेरी थाली में अचार होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता सब जगह टेलीफोन किए, संपर्क किया कि भाई कहाँ कहाँ आम है। तो बॉम्बे के क्रेफर्ड मार्केट में एक दुकान पर 150 कैरियां थी। तो उन्होंने विमान से एक आदमी को भेजा, वो कैरियां बुलवाई और अगले दिन उनकी थाली में आम का अचार आया। ये सेठ हुकुमचंद का किस्सा है। एक और उनका किस्सा बड़ा विचित्र है। क्या था कि उस समय में ऐसी एसी बोगी तो हुआ नहीं करती थी, फर्स्ट क्लास के कूपे हुआ करते थे जिसमें एक पूरा का पूरा डिब्बा एक आदमी का होता था। तो सेठ हुकुमचंद किसी शहर से निकले और वहां सुबह सुबह अखबार आया तो अखबार को पढ़ने लगे। अच्छा, खिड़कियों में भी ऐसे कांच वांच कम लगे होते थे, बस रॉड लगी होती थी लोहे की। तो हुआ ये कि वो अखबार खिड़की के पास पढ़ रहे थे और अखबार बाहर उड़ गया। तो बाहर उड़ गया तो उन्होंने तुरंत कंडक्टर को बुलाया। कंडक्टर सामने खड़ा हुआ, कहिए सब क्या? बोले भाई ट्रेन को खड़ी करो। बोले क्यों? बोले वो अखबार मेरा उड़ गया। तो उसने कहा देखिए साहब, जब तक 250 रुपए से कम की चीज नहीं बाहर होगी हम ट्रेन खड़ी नहीं कर सकते। 250 रुपए से अधिक की कोई चीज गिर जाए तो हम ट्रेन खड़ी कर सकते हैं, अखबार के लिए तो हम ट्रेन खड़ी नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली की हीरे की अंगूठी दिखाई। बोले ये देख रहे हो ये क्या चीज है? बोले हाँ साहब ये कोई महंगी अंगूठी है। बोले हीरे की अंगूठी है। बोले देख रहे हो? और उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी। बोले अब तो ट्रेन खड़ी करोगे? तो सब ट्रेन खड़ी कर दी। सब ट्रेन खड़ी करी और अखबार तो मिल गया पर वो अंगूठी नहीं मिली। तो इंदौर के लोग कई वर्ष तक बाद में चर्चा करते रहे कि इंदौर के लोग जब भी वहां उस स्पॉट पर जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं ट्रेन रुक गई हो और वो पत्थरों में, रेत में वो अंगूठी मिल जाए उनको। तो कई लोग इस कोशिश में रहते थे। तो सेठ हुकुमचंद के ऐसे अलग अलग किस्से थे बेटे। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा और उन्होंने सारा का सारा गेहूं देश भर का खरीद लिया।
उस समय की प्रथा ये थी बेटे कि टेलीफोन पर बंबई में कितना गेहूं है, दिल्ली में कितना गेहूं है, वो टेलीफोन पर खरीद लेते थे और इतना पैसा हम दे देंगे। तो गेहूं उस समय शायद 10 रुपए मन यानी 40 सेर, 1 रुपए का 4 सेर, वो गेहूं खरीद लिया। अब क्या हुआ कि उसको वो 11 रुपए के भाव से बेचने लगे। तो अब ये शिकायत भी वाइसरॉय के पास में गई दिल्ली में कि साहब वो इंदौर के जो सेठ हुकुमचंद है, उनके कारण पूरे देश में गेहूं महंगा हो गया है। बोले अरे वो कैसे? बोले सारे गेहूं का स्टॉक तो उनके पास में है। तो बोले फिर? तो बोले वो वाइसरॉय बॉम्बे आए, सेठ हुकुमचंद को बॉम्बे बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि सेठ जी आप यदि भाव नहीं कम करेंगे तो इस देश के काफी लोग भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उस समय गेहूं को 8 रुपए मन कर दिया, 8 रुपए मन के भाव से बेचा और इस प्रकार से उनको थोड़ा कम लाभ हुआ, किंतु उससे लोगों को फायदा हुआ। ये उनके जीवन की घटना है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने 80 लाख रुपए दान किए। ये एक सत्य घटना है। अब उस समय तो 1 लाख रुपए का क्या महत्व रहा होगा, आप समझ लो कितने 100 साल पहले की बात है। लेकिन 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 80 लाख रुपए दान कर दिए थे। और वो बाद में तो कहा जाता है कि 80 साल के बाद में एक कुटिया में रहने लगे थे। सब राजपाट, सब संपत्ति, धन वन उन्होंने छोड़ दिया था, बच्चों के जिम्मे कर दिया था और वो वहां रहने लगे थे। ऐसा उनका जीवन था। सही बात। भांति भांति के रईस हैं। क्या बेटे? भांति भांति के रईस हैं, कोई मन से रईस है, कोई धन से रईस है, कोई धन से है। इसमें कोई शक नहीं, भांति भांति के रईस। सही। तो ये जानकारियां बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। और हाँ ये आपको ये सब जानकारियां किसने दी? बेटे, जब भारती जी का संदेशा मेरे पास आता था तो उसमें ये वाली बात होती थी कि जितने सर्वाधिक बुजुर्ग आदमी हो, 95, 90 साल के, जो लोग वहां जुड़े हुए हों, उन दरबारों से, राजाओं से, नवाबों से, उनसे बात करो, वो जानकारियां देंगे। क्योंकि कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, ये जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन चीजों को देखा है वो बताएंगे तो वो चीज मोस्ट ऑथेंटिक होती है। तो मैं फिर यही करता, जैसे इंदौर में कॉलेज के बाद में छुट्टी के दिन, संडे के दिन स्कूटर उठाया और इनसे संपर्क किया, उनसे संपर्क किया और उन घटनाओं को मैं लिखता था। अच्छा, क्योंकि धर्मयुग का स्थापित लेखक था मैं उस समय, तो बराबर मेरी 4 अंकों में उन्होंने 2 लेखमालाएं छापी, भोपाल की और इंदौर की। तो ये भी 8 पूरे पृष्ठ धर्मयुग के देना एक बहुत बड़ी बात है। धर्मयुग के 8 पृष्ठ है ने, आप ये समझ लीजिए ये धर्मयुग के 8 पृष्ठ होते हैं, ये 2 पृष्ठ। सही बात। ऐसे सबसे बड़ी पत्रिका 4 अंकों में 2 पृष्ठ देना। और मेरे पास में कम से कम धर्मयुग और हिंदुस्तान के 200-300 अंक होंगे जिन्हें मेरी बेचने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें मैं, कई चीजें तो पढ़ भी नहीं पाया आज तक, किंतु मेरे मन से वो हटती नहीं है। और ऐसे ऐसे विषय ढूंढ करके लाते थे ये लोग। अब ये पहलवानों की कैसे कैसी कुश्तियां पहलवानों की होती थी, अब ये उस समय का इतिहास, ये सब लोग खंगालते थे। ये जितने विद्वान लोग थे ये खंगालते थे और फिर वो लिपिबद्ध करते थे। अब आज तो बच्चों को उतना पढ़ने का समय नहीं है, किंतु उन्हें जानना चाहिए कि उनका इतिहास किस प्रकार का रहा है, राजा, रजवाड़े, नवाब, रईस, ये लोग किस प्रकार के थे। जो वो रईस बना के गए, आज इंदौर की छवि उस रईसों के चक्कर में ही इतनी ऊपर है। जो छवि राजवाड़ा जो बना के गए हैं, आज भी हम उसको हेरिटेज के नाम पे उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। आज की बिल्डिंगों को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि ग्लास बिल्डिंग कौन प्रिजर्व करने वाला है? सारी बिल्डिंग एक जैसी है। सही है। तो राजवाड़े जो बना के चले गए उनको हम आज भी सहते हैं, संभाल के रखते हैं कि भैया खराब ना हो जाए। तो मेरी एक रचना का में 2 पंक्तियां हैं कि भोपाल के लड़ाइये और भिड़ैये प्रसिद्ध हैं, जबकि इंदौर के खवैये और गवैये। तो भोपाल क्योंकि पॉलिटिकल एक कैपिटल है, तो यहाँ पर लड़ाने भिड़ाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि इंदौर में
आप राजबाड़ा के आसपास रात को 2 बजे चले आइए, आपको खाने को खूब मिलेगा। लता मंगेशकर, टागर बंधु, एक से एक दिग्गज संगीत के लोग इंदौर से उपजे हैं। सेठ हुकुमचंद ने तो अपना स्टैचू वो कॉफी हाउस के पास में जीते जी खड़ा कर दिया, और अभी भी खड़ा हुआ है, वो बहुत बढ़िया है। तो ये रईसी का ठाठ है ये कि भाई हम रईस हैं। एक बार सेठ हुकुमचंद का एक और किस्सा है कि वो ट्रेन से कहीं देहरादून से निकले और उनकी जो वेशभूषा तौर तरीके देख के एक अंग्रेज ने उनके सेक्रेटरी जाल से पूछ लिया कि ये कौन है भाई, ये आदमी जिसका इतना ठाट बाट है वो। तो उन्होंने कहा कि साहब ये इंदौर के बहुत बड़े सेठ हैं, सेठ हुकुमचंद। बोले अच्छा। अब जब वो चला गया तो उनने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे? उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उनने पूछा कि क्या बात कर रहे थे तुम अंग्रेज से? बोले अंग्रेज पूछा था कि ये व्यक्ति कौन है? बोले तुमने क्या उत्तर दिया? बोले मैंने उत्तर दिया कि ये इंदौर के बहुत बड़े सेठ हैं। बोले नालायक, तुम गधे हो, तुमको कहना था कि इंदौर के राजा हैं। तुम्हें कहना यही चाहिए था कि ये इंदौर के राजा हैं। मैं राजा से कम हूं क्या? मेरे को जो ओहदा दरबार में मिलता है राजा से कम नहीं हुआ। इस प्रकार की उनकी अपनी एकड़ी या एक अपना आत्मसम्मान हुआ करता था। सही बात। तो धन्यवाद पापा जी, इतनी जानकारी इंदौर के रईसों के बारे में देने के लिए। और ये सभी नई जानकारियां हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है। तो ये आपकी किताब में है, अगर किसी और को भी पढ़नी हो तो ये किताब कहाँ मिलेगी किसी को? ये किताब इसका दूसरा एडिशन आ रहा है, कृति प्रकाश, विश्वास नगर, शाहदारा 32, दिल्ली में प्रकाशित हुई थी। तो ठीक है, क्योंकि ऐसी विचित्र घटनाएं आपको और सुनने देखने को नहीं मिलेंगी। सही सही सही। तो चलिए पापा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।